हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इनकम टैक्स में नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है सैलरी। हिंदी में कहते हैं इसको वेतन। सैलरी बोलो या वेतन बोलो, लेकिन इस हेड ऑफ इनकम को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, साफ साफ। सेक्शन 14 के बारे में जो बोलता है 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं? सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको समराइज किया हुआ है लास्ट सेशंस में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन and income from other sources. Which one? Income from other sources. These are 5 heads of income. 5 heads, 1 2 3 4 5, 5 सिर। 10 सिर होते तो रावण होता, ये रावण का आधा है। 5 हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी हो सकता है आप किसी के यहां जॉब करते हो, सीए बन के क्या करोगे? हमड़ करोगे। सीएस बन के क्या करोगे? सीएमए बन के क्या करोगे? हमड़ करेंगे। तो सैलरी लेंगे सर, जॉब करेंगे कहीं ना कहीं। योर फर्स्ट रिप्लाई वुड बी अ जॉब. The max of you will tell that sir, I'll start to search a job, and if I'll complete my CA, CS or CMA, the companies or concerns will start to search me. आया ना? होगा, गूगल बन जाओगे आप। सैलरी। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या तो आप तनख्वाह पा के कमाते हो, सैलरी लेकर कमाते हो, और या फिर आप अपने घर को किराए पर दे देते हो और आप वहां से कमाते हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ लोग अपना बिजनेस करते हैं। क्या करोगे? सीए बन के, सीएस बन के, सीएमए बन के? सर मैं तो अपनी ऑफिस खोलूंगा, प्रोफेशन स्टार्ट करूंगा। यस, यू कैन डू सो। नाउ द इनकम विच यू विल गेट विल चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. Clear? Either you'll get job or you'll be self-employed or you'll start to let out your house. Okay? कुछ लोग कहते हैं सर मैं अपनी जमीन जायदाद बेच करके ऐश करूंगा। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, आपके पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, when you will sell them, you'll earn capital gain. And the last one, कोई इनकम जो इन 4 हेड्स में कवर्ड ना हो, वो इनकम कवर होगी बचे खुचे हेड ऑफ इनकम में। इसको कभी कभी हम रेजिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम भी बोलते हैं। रेजिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम यानी बची खुची चीजें, जितनी भी कोई भी ऐसी इनकम जो सैलरी ना हो, हाउस प्रॉपर्टी ना हो, पीजीबीपी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज, तो जो फर्स्ट 4 में फॉल ना करे, दैट वुड बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य स्रोतों से आए। सर ये 5 हेड्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। इज देयर एनी 6 हेड ऑफ इनकम? नॉट एट ऑल। आप इन 4 में जो नहीं होगी वो 5वें में आएगी। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए। अगर आप हॉर्स रेसिंग से कुछ कमाते हैं तो कहां जाएगा? पक्की बात है सर, अदर सोर्सेज में। अगर आप लॉटरी से कमाते हैं कहां जाएगा? अगर आप बैंक के इंटरेस्ट से कमाते हैं कहां जाएगा?
अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो आप एम्प्लॉय तो हुए नहीं, आपको मिलने वाली सैलरी कहां जाएगी? कई तरह की इनकम्स हैं जो इन चार में नहीं जाएंगी, बट दोज इनकम विल फॉल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सर ये सिस्टमैटिक है या इसमें कुछ नीचे ऊपर किया जा सकता है? जैसे मैंने आपसे बोला कि टेल मी द 5 हेड्स ऑफ इनकम, नाउ you are just going to start like that, sir, capital gain, PGBP, other sources. This is not the way to tell the answer. This is the system, this is the way, and all these heads of income we have to do the study of all these things line by line. First of all, we'll start today's salary head of income. After the completion of salary head, we'll start to complete our income from house property. After that, PGBP. After that, capital gain, and the last one is your other sources. Is it clear? If we'll start to jump from one head to another head of income randomly, our concept will never be cleared at all. कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमको कंफ्यूजन्स होंगी ही होंगी। तो बेटर टू डू ऑल दीज थिंग्स सिस्टमैटिकली। ओके, हटा दें? जी सर बिल्कुल हटा दीजिए। मैंने आपको बताया देयर इज अ सेक्शन 14 which says that there are 5 heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain, and other sources. And how to learn the section number 1 plus 4 is equal to 5 heads of income. Is it clear? ऐसे ही याद हो गया? एक सेक्शन और है, सेक्शन 14A. Before starting our salary head of income, we should try to know about this section also. क्या है इस सेक्शन में? मैं आपके सामने एक केस रखता हूं। आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, एंड दिस इज योर बैलेंस शीट। इस लोन में से आपने इन्वेस्ट कर दिया 12% bond, 50,000, and 10% tax-free bond, 50,000. Now you did the investment like that, and this is your PL account. Now what will you do? 10% का लोन भी है, आप यहां इनकम दिखाएंगे एज एट द रेट ऑफ 12%, and that would come rupees 6,000. 10% income will be earned on rupees 50,000. Yes sir. Now the income would be rupees 5,000. Now you are needed to make the payment of interest against loan, and the rate of interest was 10% on 1 lakh. That would come rupees 10,000. Now tell me, the total income is 11,000 and net profit is rupees 1,000. Yes or no? सही है या गलत? अरे सर गलत है, गलत है, गलत है। कैसे गलत है? ये तो आपका टैक्स फ्री है ना, इस पर तो टैक्स नहीं लगेगा ना। हमने पीएल बनाया है, इसको अदर वे मत लीजिएगा, अकाउंट्स में मत चले जाइएगा। हम आपको कल समझाने के लिए ये सिस्टम यूज कर रहे हैं, अदरवाइज दिस इज नॉट अ वे टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, ओनली फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड आई हैव ट्राइड टू यूज दिस वन चार्ट। समझे ढंग से? ये हमारा टैक्स फ्री बॉन्ड था, तो वॉट एवर द इनकम विल बी अर्नड ऑन दैट टैक्स फ्री बॉन्ड विल बी टैक्स फ्री, मीन्स नो एनी टैक्स वुड बी इम्पोज्ड ऑन दैट। यस सर। Now our total income would become 6,000. Yes or no? Yes sir. And the total interest expenses is rupees 10,000. Where is the profit? We have a loss of rupees 4,000. Total is 10,000. Yes sir.
expenses side is 10,000 which is greater than the income side. Now this is your loss 4,000. 6,000 5,000 तो माफ हुआ 4,000 का लॉस भी आ गया। सर ये तो सरासर नाइंसाफी है। कैसे नाइंसाफी है जरा उसके बारे में बताइए सर। मैं आपसे एक इसी चीज को थोड़े दूसरे तरीके से बोलकर रखता हूं। दिस इज योर पीएल अकाउंट एंड इनकम 12% on 50,000. Now this is the taxable one and 10% on rupees 50,000. सर आप यहां रख क्यों रहे हैं जब ये माफ है, हटा दीजिए। ओके, एक्सपेंसेस 10% on rupees 50,000, नहीं सर 1 लाख। ओके, 10% on rest of rupees 50,000। आपने कहा सर ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, हटाइए। अरे इंसानों, अगर हम इसको हटा रहे हैं लेकिन इसका खर्चा तो आप अलाउ कर ले रहे हो, ये अलाउड नहीं होना चाहिए था। अगर इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक्सपेंसेस क्यों आप अलाउ कर रहे हैं? जब आपके पीएल अकाउंट से कोई इनकम हट रही है तो इस इनकम को कमाने के लिए जो खर्च किया गया है उसको भी हटाइए ना सर जी। आप नहीं तो ये तो गलत बात बोल रहे हैं। चलिए मैंने आपकी बात मानी और मैंने 2 मिनट के लिए इस 5,000 को हटा दिया। नाउ योर आंसर वुड बी ₹1,000 एज अ प्रॉफिट। नाउ टेल मी क्लियरली विच वन पीएल इज ओके? पीएल मीन्स नेट प्रॉफिट इज ओके, whether it should be shown at ₹4,000 of loss or it should be shown at ₹1,000 of the profit. Yes, आपका जवाब होगा ये, नहीं सर ये, नहीं सर ये। कंफ्यूज्ड। मैं आपको बताऊं, you are okay with this one format. This is not a proper format. जब इनकम ही टैक्सेबल नहीं है तो खर्चा काहे का? कैसा खर्चा जब इनकम ही टैक्सेबल नहीं है? तो लोग कुछ इस तरह से हिसाब किताब मेंटेन करते थे और आपको आश्चर्य होगा जब सेक्शन 14A नहीं था तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करते थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इसका डिसीजन देते हुए कि दिस वन फॉर्मेट इज ओके। सर सुप्रीम कोर्ट को क्या सोचने समझने का तरीका नहीं मालूम? अरे जरा ढंग से सुने। जब लॉ साइलेंट हो जाता है, यानी एक्ट जब साइलेंट हो जाता है या किसी चीज के बारे में ड्यूअल सेंटेंसेस या ड्यूअल मीनिंग ड्रॉ होते हैं या जहां पर एक्ट में डिस्प्यूट हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट केसेस होते हैं। कैसे होते हैं बाद में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है या हाई कोर्ट डिसीजन देता है, और जब सुप्रीम कोर्ट एक बार डिसीजन दे देता है तो वो लॉ बन जाता है। और सुप्रीम कोर्ट हर जगह डिसीजन नहीं देता, क्वेश्चन ऑफ लॉ पर डिसीजन देता है। 2 तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। फिलहाल हम आपको ज्यादा टिपिकल या टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं ले जाएंगे, हम इन चीजों को किनारे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर डिसीजन देता है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी रहेगा तब भी आपका डिसीजन मिलेगा, लेकिन अभी चूंकि आप लोग ये सब नहीं जानते तो इसको हम किनारे करते हैं। केवल इतना समझ लीजिए, जब लॉ किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कवर ना करे, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर डिस्प्यूट हो या पर्टिकुलर कोई पॉइंट ड्यूअल मीनिंग ड्रॉ करता हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है। और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो इस बेसिस पर देता है व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लॉ। मेन थिंग इज दैट अगर मीनिंग क्लियर ना हो, उसका इंटेंशन क्लियर ना हो, तो एक्ट का क्या इंटेंशन है। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा ही किया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इन फेवर ऑफ द एसएससी, और एसएससी को कहा जा एसएससी जा, तेरा लॉस आ गया 4,000, जा तू ऐश कर।
क्योंकि जहां साइलेंट होगा एक्ट, जहां साइलेंट होगा लॉ, वहां पर एसएससी के बेनिफिट के लिए ये एक्ट बनाया गया है, तो हम उसको उसका बेनिफिट देंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑफिसर से पूछा, क्या ये एक बिजनेस है एसएससी का इन्वेस्टमेंट करना? इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा, जी हुजूर, ये पूरा एक ही बिजनेस है उसका। क्या ये पूरा कंट्रोल इसी एसएससी के थ्रू होता है? हां हुजूर, ये सारा का सारा बिजनेस एक ही एसएससी कंट्रोल भी करता है। तो क्या लोन लेते समय वो ये सोच करके लेता है इसमें से कितना पैसा हम टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल में लगाएंगे? नो, नहीं हुजूर, ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोन लेता है और उसको इन्वेस्ट करता है मार्केट में ताकि वहां से मैक्सिमम बेनिफिट किया जा सके। तो क्या ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए खर्चा किया गया है? बिल्कुल हुजूर, कंट्रोल एक हाथ में, नाम बिजनेस का वही है, बुक्स ऑफ अकाउंट सेम है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी दोनों की अलग अलग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब सारी चीजें एक जैसी हैं, एक ही बंदे से कंट्रोल होती हैं, एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, तो आपको ये लॉस उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जबकि एक्चुअल में इनकम टैक्स एक्ट का ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कह दिया, लॉ नहीं प्रोवाइड कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो वो रूल बन गया। अब अगर वो रूलिंग बन गई तो अब हर किसी को इसको फॉलो करना है। इस रूलिंग को काटने के लिए या सुपरसीड करने के लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आते हैं, और उस अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 14A का, और उस सेक्शन में रखा गया, if any income is exempt, because the main intention of the act was not the same what the decision has been given or served by the Supreme Court. Now the intention of the act made clear with having the inserting the section 14A. And what was section 14A? It clearly says, now after amending the things, after supersede of the this decision, अब ये decision supersede कर दिया section 14A, और इस सेक्शन 14A ने साफ साफ बोला, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड. These expenditures are not allowed in any circumstances if the related income is exempt. Now expenditures are not allowed. Here the expenditure of rupees 5,000 are allowed, and after allowing of rupees this one 5,000 which has been incurred for the purpose of earning of a taxable income of rupees 6,000, this 5,000 is allowable. While in the second case, for the purpose of earning of rupees this one 5,000 which is exempt one, rupees 5,000 interest expenditure has been incurred, and this expenditure has been incurred for the purpose of earning of rupees non-taxable income. That's why this expenditure is not allowable at all. जिस तरह ये इनकम हट गई, उस तरह से इसका खर्चा भी हटा दो। बचा कितना? 1,000. Now this is the situation. अगर इसको वन लाइन बोला जाए, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, if any income is exempt from tax, if any income is exempt from tax, then the related expenditures are disallowed. If any income is exempt from tax, then the related expenditures are disallowed. पक्का? जी सर। अब हम बात करेंगे सेक्शन 15 की, जो स्टार्टिंग सेक्शन है सैलरी हेड का। लेकिन मैं फिर बोल दूं कि सैलरी हेड में कूदने से पहले हम दो सेक्शंस ऑलरेडी देख चुके हैं। सेक्शन 14, दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज. सेक्शन 14A, if any income is exempt, then the related expenditures are disallowed. Now section 15, but before going ahead with section 15, we have to understand some basic points regarding salary. वो बेसिक पॉइंट्स क्या हैं सैलरी के, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं
तो एक चीज याद रखेंगे, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन एज अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. If there is a relationship between two person as an employer and employee, the amount, whatever the amount is received by employee from their employer will be charged to tax in the hands of the employee as a salary. मैं फिर से बोलता हूं, अगर दो लोगों के बीच में रिश्ता हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का? अगर दो लोगों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें एक एम्प्लॉयर कहलाता है और दूसरा एम्प्लॉय कहलाता है, तो एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाला सारा फायदा सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा. तो एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिलने वाला सारा फायदा या अमाउंट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी. क्लियर? पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन एज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी. इररेलीवेंट है. क्या इररेलीवेंट है? इररेलीवेंट है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट. फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, इररेलीवेंट है कितने भी लोगों के यहां नौकरी कर लो. हो सकता है मैं दिन भर में 5 लोगों के यहां नौकरी, 5, हाँ 5 पार्ट टाइम जॉब है, फिक्स है. उसके यहाँ 10 से 12, दूसरे के यहाँ 12 से 2, तीसरे के यहाँ 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ये काम करता हूं मैं, 5 किश्तों में करता हूं. हाँ भाई हो सकता है पांचों पार्ट टाइम हो, इररेलेवेंट फैक्टर है. पहली चीज तो ये कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, जी एम्प्लॉय है फुल टाइम है या पार्ट टाइम, मारो गोली. किसको? किसी को नहीं. एम्प्लॉय फुल टाइम है या पार्ट टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता, मारो गोली. और इररेलीवेंट है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, आप कितने लोगों के यहां जॉब करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता. इज इट क्लियर? पक्का हो गया? अब अगर हम आपसे बोलें कि एक डायरेक्टर है, यानी एक कंपनी होगी तभी तो डायरेक्टर होगा. एक कंपनी है और उसका एक डायरेक्टर है. ये डायरेक्टर इस कंपनी से सैलरी पाता है. नाउ टेल मी वेदर दिस सैलरी वुड बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी और अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सर अभी थोड़ी देर पहले आपने जब पढ़ा रहे थे ना तो आपने बोला था अदर सोर्सेज में जाएगा. बैक में जाकर रिवाइंड करके देखें तो आपको समझ में आएगा. मैंने थोड़ी देर पहले आपको जब पढ़ाया था पांचवा हेड्स ऑफ इनकम, पांचवा जो हेड ऑफ इनकम मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें मैंने शायद ये बात बोल दी. आपका जवाब होगा सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इसको कहते हैं बेस्ट ऑफ लक. नहीं, ठेंगा भी बोलते हैं. वो तो अंग्रेजों के लिए बेस्ट ऑफ लक होता है, हम लोग के लिए तो ठेंगा होता है. कोई बड़ा विदेशी आदमी आता है, उसको हम लोग कहते हैं ये ले, तो उसको लगता है हम लोग बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? बेस्ट ऑफ लक. तो फिलहाल कंपनी है, ये डायरेक्टर है, कंपनी से डायरेक्टर को सैलरी जा रही है. अब प्रॉब्लम ये है सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में? सर प्रॉब्लम तो है, आपने ठेंगा दिखा दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ झोल है. कोई भी डायरेक्टर हो सकता है एम्प्लॉय हो सकता है एम्प्लॉय ना हो.
अगर आपको ये चेक करना है कि वेदर अ डायरेक्टर इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और नॉट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चेकिंग वी हैव टू चेक द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, कि इस डायरेक्टर के साथ जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट था, जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन थी, उनको हमें रीड करना पड़ेगा। और जब हम उन कंडीशंस को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा ये डायरेक्टर सुबह 10 बजे आता है, 5 बजे जाने का टाइम लिखा हुआ है, इसको किसी भी कीमत पर 9 बजे हाजिरी दे देनी है और शाम को 6 बजे जाना है, इसका ये जिम्मेदारी रहेगा, इसका और कोई काम नहीं रहेगा, और महीने में इसको 20,000 रुपए, 25,000 रुपए या 50,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। इट मीन्स द डायरेक्टर इज वर्किंग लाइक एन एम्प्लॉय। ठीक। लेकिन अगर दूसरा डायरेक्टर कंपनी में कब आएगा, कब जाएगा, कितना अमाउंट ड्रॉ करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मीन्स बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ आफ्टर seeing all those conditions, we are unable to say that he is an employee. Then in that case he will be treated as a non-employee case, and once he will fall under the non-employee case, the amount received from the company will be charged to tax under the head income from other sources, because he is not an employee. अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो उसको मिलने वाला अमाउंट कंपनी से कहां चला जाएगा, अदर सोर्सेज में, और अगर वो एम्प्लॉय फिक्स हो जाता है तो उसको मिलने वाला अमाउंट कहां चला जाएगा, सैलरी में। दोनों में फर्क समझ में आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। सेक्शन 14 हम लोगों ने देखा, There are 5 heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain and other sources. Section 14A हम लोगों ने देखा, if any income is exempt then the related expenditures are disallowed. Section 15 अब हम लोग देखने जा रहे हैं, that is your charging section. And this is the first section of this one, head of income, charging section. चार्जिंग सेक्शन, जिससे ये चैप्टर चार्ज हो रहा है। एक बार मोबाइल चार्ज हो गई तो घंटों चलती रहेगी, एक बार ये सेक्शन चार्ज हो गया तो पूरा चैप्टर चलता रहेगा। बिना इस सेक्शन को पढ़े हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, जरा ढंग से सुनेंगे। पहला पॉइंट, सैलरी would be chargeable to tax on due basis, on receipt basis, whichever is earlier, and arrear of salary, but subject to section 89(1). सर इसका क्या मतलब है? ये तीनों हमारी समझ के परे हैं। अगर हम बात करें सैलरी के टैक्सेबिलिटी की, आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट द अमाउंट ऑफ सैलरी, गोइंग टू गेट, I didn't receive it. The amount of salary has been due, but I didn't get it actually. Employer will give me it too after some days. तो क्या करें? टैक्स लगा दें? अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने जनवरी की सैलरी जो ड्यू हो चुकी है वो मुझे मार्च में दे रहा है, तो मेरा टैक्स कब लगेगा, जनवरी में या मार्च में? सर ड्यू हो गया या रिसीट, जो दोनों में से पहले हो। ड्यू हो गया जनवरी में, लेकिन जनवरी की सैलरी मुझे मिल कब रही है, मार्च में, तो टैक्स कब लगेगा? सर जो दोनों में से पहले हो। ड्यू, इसका मतलब मेरे हाथ में कुछ आया नहीं, लेकिन गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले लेगी। हाँ बिल्कुल टैक्स ले लेगी। मेरे हाथ में कुछ आया नहीं जनवरी में,
लेकिन गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स ले लिया उसको चार्जेबल करके। ओके, इसका उल्टा देखते हैं। मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने जनवरी में जनवरी की तो सैलरी दी ही दी, फरवरी की भी सैलरी दे दी, मार्च की भी सैलरी हमको जनवरी में ही दे दी और अप्रैल की भी सैलरी मुझे जनवरी में ही दे दी। Now I am just going to get the amount of salary advance of next 3 months. Tell me, okay, अगर ये सैलरी इधर टैक्स लग जाता है इधर लग जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले साल वाली सैलरी पर भी इसी साल टैक्स लग जाएगा। जी हाँ जी, ये सैलरी भले फरवरी में ड्यू होगी, ये सैलरी मार्च में ड्यू होगी, ये अप्रैल में ड्यू होगी, बावजूद इसके रिसीट हो गया ना, सैलरी आपको मिल गई ना, भले ड्यू बाद में होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसीट हो गया ना, जो दोनों में से पहले हो, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। मेरी सैलरी ड्यू हो गई, मैं अब मालिक के पास जा करके बोल सकता हूं मुझे मेरी सैलरी दो, मालिक भले बाद में दे, लेकिन आज चूंकि वो ड्यू हो गई है उस पर टैक्स लग जाएगा। मैं मालिक के पास गया, मैंने कहा मुझे 4 महीने की सैलरी चाहिए, एक तो इस महीने की 3 एडवांस चाहिए, तो जो एडवांस मुझे इस महीने मिल जाएगा, ड्यू भले बाद में होगा लेकिन रिसीट बेसिस पर उस पर टैक्स तुरंत लग जाएगा। ओके, तो ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, इस बात को फिर से एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब मैं करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। टू 12-13, okay, 13-14, these are the previous years. 14-15, 15-16, 16-17 and 17-18। हुआ ये कि सैलरी जो मेरी ड्यू थी वो थी 3,50,000, 3,60,000, 3 लाख, मान लेते हैं 4 लाख एंड 3,50,000। और हमें रिसीट कितना कितना अमाउंट हुआ है सैलरी के नाम से, 280, 340, 4 लाख, 320, 260 एंड 3,50,000 मान ले। अब हमें यह बताना है किस पर टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन, किस वैल्यू पर टैक्स लगेगा। ढंग से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे इस साल मिलना कितना चाहिए था सर, आपको मिलना चाहिए था 3 लाख, मिला कितना, 280। अगर मुझे इस साल 280 मिला, इसका मतलब इस साल वाला 20,000 मुझे कब मिलेगा, इसका मतलब इस साल का जो 20,000 मुझे नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था, वो मुझे कब मिलेगा सर, वो तो बट ऑब्वियस है अगले साल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल जो मुझे मिली सैलरी वो 3,20,000 होगी, 20,000 तो इस साल की होगी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। मुझे मिलना कितना चाहिए था, 350, मुझे मिला कितना, 3,20,000। अब 340 ना बोलकर मैं बोलूंगा 3,20,000। 350 के बदले मिला कितना, 320। 350 के बदले मिला कितना, 320। ये नहीं समझ में आया, यहां समझ में आएगा। 350 के बदले मिला कितना, 320। 20,000 नहीं मिला, नहीं मिला, मिलेगा ना, हाँ कब, अगले साल। तो इसका मतलब ये 20,000 मुझे अगले साल मिला होगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 4 लाख आई विल टेल इट 3,80,000। मुझे मिलना कितना चाहिए था, 360, मुझे मिल कितना गया, 380। कितना ज्यादा मिल गया, 20,000। क्या वो तुम्हें अगले साल मिलेगा, नहीं सर। क्या वो अगले साल ड्यू होगा, हाँ। तो अगर एक बार कोई सैलरी रिसीट बेसिस पर टैक्स लग गया है
तो क्या अगले साल उस पर ड्यू बेसिस पर टैक्स लगेगा क्या? नहीं। मुझे मिलना कितना चाहिए था? 360। मुझे मिल कितना गया? 380। ज्यादा कितना मिला? 20,000। क्या वो मुझे अगले साल मिलेगा? नहीं सर। क्या वो मेरा अगले साल ड्यू होगा? हां सर। तो इसका मतलब अब अगले बार ड्यू बेसिस पर टैक्स मत लगा देना। अगर एक बार रिसीट बेसिस पर टैक्स लग चुका है तो अगली बार ड्यू बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक बार ड्यू बेसिस पर टैक्स लग चुका है तो अगली बार रिसीट बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? एक इनकम केवल एक बार टैक्सेबल होगी, डबल टैक्सेशन अवॉइड किया जाएगा। एक इनकम केवल एक बार टैक्स लगाया जाएगा, 2 बार टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मैं फिर से यहां से कहानी आपको बताता हूं। कितने मिलने थे? 3 लाख। मिले कितने? 280। ड्यू बेसिस पर टैक्स लग गया, इसका मतलब रिसीट तो होगा 20,000। कब? अगले साल। तो अगले साल जो रिसीट हुआ उसमें से इस वाला हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी उस पर टैक्स लग गया। बचा कितना? 320। ड्यू कितना था? 350। रिसीट कितना है? 320। कितना कम मिला? 30,000, 20,000। अब ये 20,000 जो कम मिला है वो कब मिलेगा? अगले साल। क्या उस पर टैक्स लग चुका है? हाँ। किस बेसिस पर? ड्यू बेसिस पर। ड्यू और रिसीट विचवर इज अर्लियर, तो ड्यू बेसिस पर लग चुका, तो अब रिसीट बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा। मुझे मिलना कितना चाहिए था? 360। मिला कितना? 380। कितना ज्यादा मिल गया? 20,000। रिसीट बेसिस पर टैक्स लग जाएगा? हाँ सर। तो अगर रिसीट बेसिस पर इस बार टैक्स लग गया तो सेम अमाउंट पर अगली बार ड्यू बेसिस पर टैक्स ना लगा देना, ड्यू वाला कम कर देना। तो इसलिए मैंने कम कर दिया 20,000। इज इट ओके जी? अब मुझे मिलना कितना चाहिए था? 280। मुझे मिल कितना गया? 320। ज्यादा मिल गया? हाँ सर। कितना ज्यादा? 40,000। तो 40,000 ज्यादा मिल गया? हाँ सर। तो इस बार ज्यादा वाले पर टैक्स लगा दो, अगली बार वो ड्यू होगा तो ड्यू बेसिस पर टैक्स ना लगाना। तो 40,000 माइनस कर देना। अब कितना मिलना चाहिए था? 360। मिला कितना? 260। 1 लाख कम मिला। मिलेगा कब? अगले साल। तो ये मिला होगा कब? अगले साल। 1 लाख माइनस कर देंगे। अब वापस आए जी सर। मैं फिर से अब बोलता हूं टैक्स कितने पर लगेगा, अब उसकी बात करेंगे। अब जो माइनस वाला है वो हटा देंगे। कितना मिलना चाहिए था? 3 लाख। मिला कितना? 280। तो ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, 3 लाख। मिलना कितना चाहिए था? 350। मिला कितना? 320। कितने पर टैक्स लग जाएगा? 350। मिलना कितना चाहिए था? 360। मिला कितना? 380। किस पर टैक्स लग जाएगा? 380, जो दोनों में से पहले हो। मिलना कितना चाहिए था? 280। मिला कितना? 320। टैक्स कितने पर लग जाएगा? 320 विच एवर इज अर्लियर। मिलना कितना चाहिए था? 360। मिला कितना? 260। टैक्स किस पर लग जाएगा? 360। मिलना कितना चाहिए था? 350। मिला कितना? 250। टैक्स कितने पर लग जाएगा? 350। हाँ या ना? पक्की बात है सर। ये आपका हिसाब किताब कुछ ऐसे बनेगा। एक चीज याद रखेंगे, जो अमाउंट एक बार ड्यू बेसिस पर टैक्स लग गया, अगले साल उसको रिसीट बेसिस पर नहीं लगाना है। इस साल अगर रिसीट बेसिस पर लग गया तो अगली बार ड्यू बेसिस पर नहीं लगाना। इज इट क्लियर? पक्का? हाँ, हटा सकते हैं जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्रूफ करना चाहें ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 4, 17, 3, 20, 21,10,000, 21,60,000 ड्यू है। और रिसीट कितना है? 3, 2, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 3, 17, 18, 30, 18, 70 और 19, 50। कितने पर टैक्स लग जाना चाहिए टोटल देखा जाए तो? 21,60,000 पे ड्यू बेसिस पर, जो दोनों में से पहले हो। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 19, 10, 19, 30, 20, 10, 20, 60। 19, 30, 20, 10, 20, 60। ये देखिए हमने ज़्यादा नहीं जोड़ दिया। अठारह 10,
19 20 20 60 मैंने ये गलत लिखा था, मैच कर गया ना, मैच कर जाएगा आपका, ये 20 से 18 होगा। कैलकुलेटर आदत गंदी हो गई है ना। ठीक है 20-60। ठीक, दिस इज योर आंसर, अपने आप मैच कर गया। ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से अर्लियर कौन है? ड्यू, लग चुका टैक्स, हम लोग बिल्कुल सही किए, हटा सकते हैं जी। सर ये तीसरा सॉरी, ये थर्ड पॉइंट क्या है? एरियर ऑफ सैलरी बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 89(1). हमको सैलरी ड्यू हुई, हमको सैलरी रिसीट हुई, ड्यू हुई रिसीट हुई, रिसीट हुई ड्यू हुई, रिसीट हुई ड्यू हुई, ड्यू हुई रिसीट हुई, ये होता गया। हमारी अपने मालिक के साथ लड़ाई हो गई 2012 में, मेरा उसके साथ डिस्प्यूट हो गया। मैंने कहा मालिक तूने कहा था कि सैलरी बढ़ा करके दूंगा 5,000 रुपए, आज तक तूने बढ़ाया नहीं और कब बढ़ाएगा? आज तो समय आ गया है बढ़ाने का। उसने कहा नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने उसके खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। क्या कर दिया? पक्का जी सर। अब कोर्ट केस तो कोर्ट में फाइनल होगा, फाइनल हुआ ये 2017 में आफ्टर 5 इयर्स, और कोर्ट ने मेरे मालिक को कहा कि इसको 2000 पर मंथ के हिसाब से 1 साल का 24,000 और 5 साल का 1,20,000 इसको दे दो, तुरंत दो। तूने धोखा किया इसके साथ, इसको तूने 1,20,000 कम दिया, आगे से 2,000 बढ़ा कर देना, लेकिन 2012 से 2017 तक का भी इसको पैसा दो। अब ये वो पैसा था जो कभी ड्यू नहीं हुआ, जिसके कारण मुझे रिसीट नहीं हुआ। मालिक ने कभी ड्यू नहीं किया और मैंने रिसीट नहीं किया। अब कोर्ट ने आदेश किया, अचानक 1,20,000 आया, किस लिए आया? ये 1,20,000 क्यों आया? मालिक ने क्यों दिया? क्योंकि कोर्ट ने डिसीजन दिया था इसलिए ना। कोर्ट ने डिसीजन दिया इसलिए दिया, लेकिन वो मेरा मालिक है, एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में वॉट एवर द अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। जी सर। तो ये 1,20,000 कहां टैक्सेबल होगा? सैलरी में। क्या कभी ड्यू हुआ? नहीं सर। अचानक रिसीट हो गया, ड्यू हुआ ही नहीं, तो कब टैक्स लगा दें? क्योंकि इसके लिए विच एवर इज अर्लियर वाला प्रोविजन नहीं था और ये एरियर ऑफ सैलरी था, एक लमसम अमाउंट मिल रहा था, इसके लिए गलत पॉइंट डाला गया। एरियर ऑफ सैलरी को भी टैक्स लगाना चाहिए, सैलरी हेड में टैक्स लगेगा, लेकिन सेक्शन 89(1) को ध्यान में रखते हुए, जो कि कहलाता है रिबेट एंड रिलीफ। इज इट क्लियर? आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले सेक्शन 14 दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 15 में मैंने जो बताया 14 है, इफ एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 15 मैंने बताया चार्जिंग सेक्शन, सैलरी वुड बी चार्जेबल टू टैक्स either on the basis of due or on the basis of receipt, whichever is earlier, and area of salary but subject to section 89(1). that's it. क्लियर है? नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब आएंगे तो हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन 16। क्या करेंगे? सेक्शन 16 और सेक्शन 17 का स्टार्टिंग कर देंगे आपका 16(1), 16(2) एंड 16(3). ये तीनों बोले जाते हैं डिडक्शंस। क्या बोले जाते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन, entertainment allowances, and professional or employment tax। ये 3 तरह के हमारे पाए जाते हैं डिडक्शंस।
सेक्शन 16(1), सेक्शन 16(2), सेक्शन 16(3). वर्ड आता है सर आपने सेक्शन 16(1) ऐसे लिखा होता, 16(1) ऐसे लिखा होता, 16(a) भी लिख सकते थे इसको, 16(1) ऐसे लिख सकते थे। आपकी ये सारी बातें गलत हैं। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आपको उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर मिलेगा 0। जी ध्यान देंगे, जब ये 1 2 3 है तो यही 1 2 3 रहेगा, जब ये 1 2 3 तो यही 1 2 3, जब इस तरह से तो इस तरह से, इस तरह से तो इस तरह से। आप अपने हिसाब से सेक्शंस और लॉ को रीडिफाइन नहीं कर सकते। तो ध्यान इस चीज का बिल्कुल देंगे। सर हम लोग को सेक्शन जैसे आप बोल रहे हैं रट जाएगा, बिल्कुल रट जाएगा। आपको अलग से तैयार या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा कि वो अपने आप दिमाग में तैरने लगेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, फिंगर टिप्स पर आपके सेक्शंस आ जाएंगे। फिंगर टिप्स पर सेक्शन 1 क्या होता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 क्या होता है, डेफिनेशन। सेक्शन 3 क्या होता है, प्रीवियस ईयर। सेक्शन 4 क्या होता है, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। सेक्शन 5 क्या होता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 6 क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस। 7 क्या होता है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। सेक्शन 14 क्या होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम। 14 क्या होता है, इनकम इज एग्जाम्ड एंड द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 16 क्या होता है, 15 क्या होता है, 17 क्या होता है। सब चीजें रट जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते जितना आपको बताया जाए उतना आप तैयार करते हुए चले जाएं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना। मैं आज की क्लास यहीं पर रोकूंगा, लेकिन इसको खत्म कर दूं। ये सेक्शन डिलीट हो चुका है। सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नो मोर। कहते हैं ना, ही इज नो मोर, शी इज नो मोर। नाउ दिस सेक्शन इज नो मोर। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज डिलीटेड फ्रॉम आ लॉ। आपको केवल खुशी की बात बता दी, सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंसेज एंड सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में स्टडी करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।